हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो दोस्तों आज हम लोग जो है अपना भाग नंबर 4 लेकर आए हैं। कल जो है पिछला वीडियो जो है उसमें जो हम लोग आधे प्रश्नावली को वहीं पे छोड़ दिए थे क्योंकि समय ज़्यादा हो गया था और उस प्रश्नावली में हम बताए थे यानी कि 3 प्रश्न थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। थर्ड क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इस थर्ड क्वेश्चन में भी कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। तो 6 भागों को हम लोग इसी भाग में जो है कंप्लीट करके इस प्रश्नावली का जो है समापन हम लोग इसी वीडियो में कर लेंगे। तो ये जो है इबारती प्रश्न है यानी कि प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इस वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे समीकरण के मदद से। तो यहाँ पे जो है पिछले भाग में एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या हुआ था, थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर दिए थे, यानी कि क्वेश्चन नोट करने में मैं मिस्टेक कर दिया था जिसकी वजह से आंसर हमारा m का जो मान है वो बदल गया था। तो उसे हम बता रहे हैं, प्रोसेस आप वही करेंगे, वो क्वेश्चन यानी कि जो प्रोसेस है वही अपनाइए। बस m का मान जो है लाना था आपका -1 और हमारे अनुसार जो है m का मान हो गया 16/29। तो इन दोनों के मान में काफ़ी फ़र्क है। मैं जो मान निकाला था m का 16/29 था और एक्चुअली उसका जो मान है m बराबर क्या है -1 है। तो गलती कहाँ पे हुई थी उसको आप ध्यान से देखेंगे, उसको आप जो है सुधार लेंगे, अन्यथा ये नहीं समझेंगे कि आपको गलत पढ़ाया गया है। गलत कुछ नहीं पढ़ाया गया है। यहाँ पे प्रश्न लिखते समय हमसे मिस्टेक हो गया था, यानी कि जो समीकरण युग्म है 2x धन 3y बराबर 11 है और दूसरा समीकरण जो है 2x माइनस 4y बराबर -24 है। तो ये 2 समीकरण युग्म था। इन दोनों समीकरण युग्म को हमें हल करके फिर एक और समीकरण दिया था y बराबर mx धन 3। तो इसमें इन दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान प्राप्त करके क्या करना था, इस समीकरण में y और x का मान प्रतिस्थापित करना था और m का मान निकल कर आता आपका -1। लेकिन यहाँ पे हम मिस्टेक ये कर दिए थे कि यहाँ पे हमें रखना चाहिए प्लस और हम प्रश्न जो लिखे थे उसमें हम कर दिए हैं माइनस। तो समीकरण का हमारा ये रूप बन गया था 2x माइनस 3y, यहाँ पे हम क्या कर दिए माइनस। ये हमारा गलती हो गया था, एक माइनस की वजह से जो है हमारा m का मान जो है चेंज हो गया। तो सारी क्रियाएं वही हैं, बस आप प्रोसेस तो वही है सब कुछ। जैसे इसको हम माइनस में सॉल्व किए थे, आप प्लस रख के सॉल्व करेंगे तो आपका -1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग, काफ़ी बच्चों को ऐसा लगा होगा कि सर आंसर गलत ला दिए। आंसर गलत नहीं लाते हम। एक्चुअली क्या कि हम कभी आंसर देखकर और सॉल्यूशन देखकर हम वीडियो नहीं बनाते हैं। डायरेक्ट वीडियो यानी कि समय कम रहता है और समय कम होने के कारण जो है हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन को उसके बाद से सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या आंसर है, कैसा आया। ऑफलाइन क्लास होता है तो बच्चे बता देते हैं सर आंसर है कि नहीं है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है और ऑफलाइन क्लास में बच्चे बोल देते हैं कि सर यहाँ पे माइनस गलती हो गया प्लस, तो ये मैं चेक नहीं किया। ये जो है ह्यूमन मिस्टेक होता है, कभी कभी हो सकता है और कभी प्लस माइनस की गड़बड़ी से आंसर ना आए तो उसका अन्यथा न लें, उसको आप सुधारने का प्रयास कर लेंगे। आप समझ सकते हैं कि गलतियाँ कहाँ से हो सकती हैं, कैसे हो सकती है। हो सकता है क्वेश्चन हम नोट कर दिए हो, एक लाइन बोलने के चक्कर में जो है हमसे प्लस माइनस छूट जाए तब भी आंसर गलत आ सकते हैं। ये ह्यूमन मिस्टेक है, ये होता रहता है। तो इसका कोई जिक्र न करें तो हम कहें कि इसको आप जो है आपको बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उसमें हम सवाल बताकर 16/29 लाए हैं वैसे ही आप यानी कि माइनस के यहाँ पे प्लस रख कर अगर हल करेंगे ना तो आपका -1 आ जाएगा। तो अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। इस भाग का जो है इस वीडियो में हम लोग यानी कि पूरा का पूरा जो है प्रश्न नंबर 3 के जितने प्रॉब्लम्स हैं यानी कि 6 प्रॉब्लम्स हैं, उन 6 प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये इबारती प्रश्न होता है, आपको पता है। तो आप तैयार हैं? मैं आपको पहले भी बता दिया था कि आप जो है पेन कापी लेकर बैठा करें। पेन कापी लेकर यानी कि क्वेश्चन को नोट डाउन किया कीजिए। अगर क्वेश्चन आपको आता है तो आप साथ साथ मेरे लगाते भी रहिए और लास्ट में आंसर का जो है आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। आंसर की यानी कि सत्यता की जांच भी हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। तो निम्न समस्याओं में यानी कि इसके नीचे जो है 6 समस्या दिया गया है। इबारती प्रश्नावली आप देखेंगे किताब में तो आपको समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 3 के नीचे यानी कि 6 भाग है इस प्रश्न नंबर 3 के। तो पहला भाग तो हम लिखे हैं। तो कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, यानी कि जो 6 के यानी कि जो सवाल है इसमें जो समस्या है उसके लिए हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं। और
उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें जोड़ दिया है, क्या कहा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात किया, यानी कि उसके हल, सबसे पहले तो समीकरण युग्म बनाएंगे, उसके बाद से उनके हल किस विधि से ज्ञात करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि परीक्षा में जब सवाल पूछेगा तो आपसे ये नहीं कहेगा कि आप विलोपन विधि से हल कीजिए, आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आपको जो विधि उपयुक्त लगती है, जो आसान लगती है, उस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। मैं प्रतिस्थापन विधि काफ़ी बार पढ़ा चुका हूं, इन सभी प्रॉब्लम्स को भी मैं प्रतिस्थापन विधि से ही हल करके दिखलाऊंगा। अगला जो प्रश्नावली आएगा उसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि नहीं, विलोपन विधि से हल करेंगे पूरे सवाल। तो जो आपको उपयुक्त लगता है, जिसको आप अच्छे से सीख लिए हों, जिसे आप जल्दी कर पाएँ परीक्षा में, और कॉन्फिडेंट यानी कि आपको पूरा विश्वास हो कि इससे करने से कोई त्रुटि नहीं होगी, तो उस प्रश्नावली को आप अपना लीजिएगा, उसी को पकड़िए और उसी से जो है सवाल को लगाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला समस्या क्या दिया है, पहला समस्या दिया है दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान। हालांकि जब जानते हैं कि ये 2 चर वाला है तो हमें 2 चर लेना पड़ेगा यहाँ पे, और 2 चर के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, 2 रैखिक समीकरण बनाना पड़ेगा, और उन दोनों रैखिक समीकरण को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो जैसे जैसे भाषा पढ़ते जाइए उस हिसाब से अपना समीकरण जो है बनाने का प्रयास कीजिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो लिखा दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि कोई 2 संख्या है, अब उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, और एक संख्या दूसरी की क्या है, 3 गुनी है। उसमें से जो एक संख्या है ना, दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें संख्या पता ही नहीं है, संख्या ज्ञात ही नहीं है, उसी को तो ज्ञात करना है। तो जब नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, चर लेंगे, उन संख्या को चर के रूप में मानेंगे। एक संख्या को हम मान लेंगे x और दूसरी संख्या को मान लेंगे y। तो 2 संख्या इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाती है। अब 2 संख्या जब प्राप्त हो जाएगी तो उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ पे जो है उसका समीकरण बना लेंगे। तो आप देखेंगे कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे हल कर रहे हैं, इसको लिखेंगे, माना पहली संख्या बराबर x। हमने मान लिया कि जो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या बराबर y। हमने मान लिया पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। अब इस प्रश्न में 2 शर्त दिया है, 2 शर्त दिया है, यानी कि दोनों शर्तों को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रथम शर्त से। तो प्रथम शर्त से आप ये देखेंगे, कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो 2 संख्याओं का अंतर 26 दिया है, तो आपको हम पहली संख्या को और दूसरी संख्या को माने हैं, तो इन दोनों संख्या में कोई एक संख्या बड़ी होगी और एक छोटी होगी। तो बड़ी संख्या को x मान लेते हैं और छोटी संख्या को y मान लेते हैं। तो बड़ी में से छोटी को घटाते तभी तो अंतर निकलता है। तो इसका मतलब जो प्रथम शर्त कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो x में से यानी कि y घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, क्योंकि दोनों संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई बराबर हमने 26 कर लिया। तो प्रथम शर्त हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। दूसरा शर्त ये कह रहा है दूसरी संख्या, यानी यहाँ पे कह रहा है एक संख्या दूसरी की क्या है, 3 गुनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे शर्त से। ध्यान दीजिएगा, दूसरे शर्त से यहाँ पे 2 संख्याएं, एक x और एक y है। समझने का प्रयास करें। हमें इसके बीच में बराबर का चिन्ह लगाकर इसे क्या करना है, बैलेंस करना है, बिल्कुल बराबर, दोनों पक्षों को बराबर करना है। यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर नहीं है, आपको पता है x बड़ा है और y क्या छोटा है, क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है x बड़ा है और y छोटा है। तो कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। तो यानी कि जो बड़ी है वही ना 3 गुनी होगी। तो यहाँ पे x जो है ना y से क्या है, 3 गुना है। प्रश्न का कहने का तात्पर्य है कि x जो है y से क्या है, 3 गुना है, क्योंकि x बड़ी है। तो एक संख्या x ऐसी है जो y से क्या है, 3 गुनी है। तो ये बताइए, जब इसको हम 3 से गुना कर देंगे, यानी कि y को हम 3 गुना कर देंगे, तब तो इसकी बराबरी कर लेगा कि नहीं कर लेगा, कर लेगा। बात समझने का प्रयास कीजिए। ये x 3 गुना है किससे, y से, तो हम y को 3 गुना कर दे तो x के वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इसलिए बीच में हमने बराबर का चिन्ह लगा लिया। अब इनका पक्षांतर हम इस पक्ष में कर लेंगे, तो x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, 0। इधर से आ जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 0। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से हमने समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 जो है प्राप्त कर लिया है, बना लिया इसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है निर्देश में, यानी कि निर्देशित किया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। तो हमने रैखिक समीकरण युग्म बना लिया है। अब इनका प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल प्राप्त करना है। तो हल करेंगे तो समीकरण 1 से आएंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से
सारी की सारी प्रक्रिया वही चलेगी। अब समीकरण नंबर 1 से हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 26 और धन y। चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, क्योंकि ये y का यहाँ पे पक्षांतर होगा, हो जाएगा तो माइनस वाई, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस वाई, 26 धन y। अब इसका मान हमने समीकरण नंबर 1 से निकाला है। अब इस समीकरण नंबर 1 से निकाल कर हम किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो हम लिख देंगे समीकरण 2 में x बराबर 26 धन y रखने पर, आप पिछला भाग अगर देखें, पिछला वीडियो देखें तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। प्रतिस्थापन विधि से काफ़ी सवाल हम लोग लगाए थे। तो x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। x का मान क्या रखेंगे, 26 धन y। तो समीकरण नंबर 2 आपको दिख रहा है यहाँ पर है, तो x यहाँ पे क्या रखेंगे, 26 धन y माइनस 3y बराबर क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ पे 26 को इधर लेकर जब आएंगे तो ये धन y, ये माइनस y, तो माइनस 2y हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे। बराबर ये जब 26 इधर आएगा ना तो ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस 26 हो जाएगा। तो y का मान आ जाए आपका हो जाएगा माइनस 26 बटे माइनस 2। तो माइनस 2 से एक बार में और माइनस 2 से 13 बार में, तो y बराबर कितना हो गया, 13। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है, तो y का मान क्या निकल कर आता है, 13। अब जब y का मान 13 प्राप्त हो गया तो हम लोग इसका मान जो है समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में रख देंगे तो हमारा मान जो है निकल कर आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो हम लिख देंगे, या इसी में आप y का मान रख दीजिए ना, इसमें y का मान रख दीजिए। तो हम लिख देंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर क्या, ये 3 है, ऐसे भी इसको ले सकते हैं। तो हम लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर आप जो है y का मान जो है निकला है ना, आप 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, 3 में रख दीजिए, किसी में रखिए, x का मान निकल कर आ जाएगा। आपको पता है ये बात, तो हम 3 में रख रहे हैं क्योंकि 3 जो है x बराबर दिया है 26 और धन y का मान कितना है, 13। तो x बराबर हो जाएगा 39। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं x और y का मान आ गया। तो x हम किसे माने थे, पहली संख्या को, y किसे माने थे, दूसरी संख्या को। तो इस तरह से हम लोग इसका सत्यापन भी देख सकते हैं, यानी कि दोनों शर्त को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दोनों शर्त को पूरा करना चाहिए। तो पहला शर्त ये दिया था कि इनका अंतर क्या होना चाहिए, 26 होना चाहिए। तो 39 और 13 का अंतर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। पहला शर्त को पूरा करता है। दूसरे शर्त में ये कहा था कि एक संख्या जो है ना दूसरी से क्या है, 3 गुनी है। तो अब देखिए एक संख्या क्या है 39 और दूसरी क्या है 13, तो 13 से 39 क्या है, 3 गुना है कि नहीं है। तो यानी कि दोनों शर्त हमारे पूरे होते हैं, इस वजह से यानी कि ये जो आंसर है बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, अतः अभिष्ट संख्या, अभिष्ट यानी कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं, जिसे हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको फाइंड करने का प्रयास कर रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं। तो अतः अभिष्ट संख्या बराबर, अतः अभिष्ट संख्या 39 और 13 है, 39 और 13 है। आप 13 और 39 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से पहला प्रॉब्लम जो है उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 3 का पहला प्रॉब्लम ये था, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की क्या है, 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए, तो हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, दोनों संख्या क्या है 13 और 39। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आएंगे प्रश्न नंबर 2 पे। तो अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, तीसरे का जो दूसरा प्रॉब्लम है, यानी कि सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि दो कोण हैं और दोनों कोण आपस में क्या है, संपूरक हैं। तो संपूरक कोण में एक बड़ा कोण है, एक छोटा कोण है। तो बड़ा जो है ना छोटे से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि संपूरक कोण क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए संपूरक कोण, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण उसे कहते हैं कि जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग क्या हो जाए, 180 अंश हो जाए। यहाँ पे हमने बॉक्स बनाया था, यानी कि ये दो कोण है। तो मान लीजिए जैसे कि एक कोण को हम लिया 85, तो दूसरा कोण हमारा क्या हो जाएगा 95। बात समझ पा रहे हैं। तो इन दोनों 85 और 95 दोनों यानी कि कोण हैं, इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180। तो जब दो कोणों का योग 180 होता है तो वो क्या, दोनों कोण क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। और इसी तरह से पूरक कोण होता है, क्या होता है पूरक। तो पूरक कोण उसे बोलते हैं पूरक कोण। तो पूरक कोण उसे कहा जाता है जब दो कोणों का योग कितना हो जाए, जब दो कोणों का योग 180 नहीं, जब दो कोणों का योग कितना हो जाए 90 हो जाए तो पूरक। और जब दो कोणों का योग 180 हो जाए तो संपूरक। तो आपको इसी तरह से पता करना, दो कोण है तो उसमें से मान लेंगे एक कोण x है और एक कोण y है, एक x और एक y। दो कोण हमें तो पता ही नहीं है, ज्ञात ही नहीं है, तो हम मान लेंगे दो कोणों का योग, यानी दो कोण कौन है, एक पूरक और एक संपूरक। तो बड़े वाले को x मानेंगे और छोटे वाले को y मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना
हल किया जाएगा तो लिखेंगे माना बड़ा कोण बराबर x अंश और छोटा कोण बराबर हो जाएगा y अंश। अब चीज़ें जो है समझ पा रहे होंगे आप कि हमने क्या किया है, दो कोण बना लिए, दो ही कोण होंगे, दो संपूरक कोण है ना, प्रश्न में बोला है दो संपूरक कोण है, तो हमें दो संपूरक कोण में एक बड़ा एक छोटा है, तो हमने मान लिया कि दोनों संपूरक कोण क्या है, बड़े और छोटे हैं। तो संपूरक होने का शर्त क्या है, आपको पता है संपूरक होने का जो शर्त है वो क्या है कि दोनों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। तो यानी कि प्रथम शर्त तो यही हमारा हो जाएगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रथम शर्त से। तो जो प्रथम शर्त है प्रश्न का वो ये कह रहा है कि दोनों कोण क्या है, संपूरक है। तो यानी कि इसका मतलब x धन y, ये दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। इतना आसानी से हमारा समीकरण नंबर 1 बनकर तैयार हो गया। दूसरे शर्त से जब आएंगे तो लिखेंगे दूसरे शर्त से। दूसरे शर्त से हम ये देखेंगे, दूसरे शर्त में बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है, 18 डिग्री अधिक है। तो आपको पता है बड़ा कोण जो है वो x है और छोटा कोण क्या है, y है। तो ये बताइए x जो है ना y से कितना अधिक है, 18 अधिक है। यानी कि y जो 18 कम है, तो अगर y में हम 18 जोड़ दें तो x की क्या कर लेगा, बराबरी कर लेगा। कितना आसान है। अब y को इधर पक्षांतर कर लीजिए तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका 18। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको मिल चुका है। तो यहाँ सब इसका प्रतिस्थापन विधि हम लगाते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि का पूरा प्रक्रिया आपको पता है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से हम देखेंगे y का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 180 और माइनस y। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ऐसे हम ले लेंगे, y को हम पक्षांतर कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x बराबर 180 माइनस वाई रखने पर तो जैसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 में रखने, तो 2 यहाँ पर है तो x का मान क्या रख रहे हैं हम, 180 माइनस वाई, और यहाँ पे माइनस वाई पहले से और बराबर कितना हो जाएगा 18। बात समझ पा रहे होंगे। समीकरण नंबर 2 ये है, इस यहाँ पे x का मान हम ये रख रहे हैं तो 180 माइनस वाई मैंने रख दिया, फिर उसके बाद से माइनस वाई तो माइनस वाई रख दिया, बराबर 18 है तो बराबर 18। यहाँ पे 180 को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पे माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 18 है। 180 इधर आएगा तो माइनस 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर 2 का पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस 2 नीचे आ जाएगा, और इनका जो है जोड़ घटाना करते हैं तो अधिक का चिन्ह लगेगा, अधिक में से कम घटा लेंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा, और 162 हो जाएगा। तो y बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से कटेगा तो 81 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने y का मान क्या ले लिए हैं, 81। तो y का मान निकल कर आता है 81। जब y का मान 81 आ गया तो x का मान बड़े आसानी से अब निकाल सकते हैं। तो x का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण नंबर 3 में जो है y का मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, चलिए y का मान रखते हैं। तो y का मान क्या है, समीकरण नंबर 3 आपका ये है, x बराबर हो जाएगा आपका 180 माइनस y का मान क्या है 81। तो घटाइए x बराबर 10 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे 7 है, 7 में से 8 नहीं जाएगा, 17 में से कितना हो जाएगा 99। तो यानी कि x का मान निकल कर आता है 99। यानी कि जो बड़ा कोण है वो 99 और छोटा कोण क्या है 81। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि क्या ये शर्त को पूरा कर रहे हैं। दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, संपूरक है, ठीक है। दूसरा शर्त ये कर रहा है x में से y जाएगा तो 18 आएगा, तो 99 में से 81 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा। तो यानी कि दोनों समीकरण हमारे, यानी कि दोनों शर्त क्या होते हैं, पूरे होते हैं। इस नियम से हमारा ये सवाल सही है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आंसर में अतः अभिष्ट कोण, कहा ना कि उन्हें ज्ञात कीजिए, तो लिख देंगे अतः अभिष्ट कोण बराबर 99 अंश और 81 अंश। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर चुके हैं। आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं पॉज करके, या जो है आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आप समझ पाए होंगे और ये सॉल्व हो चुका है। अगले पे आते हैं, प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा।
तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3 रहेगा, तीसरे का तीसरा है। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। बोर्ड पे प्रश्न आपके लिख दिया गया है। तो इसका प्रॉब्लम्स क्या है, कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपया 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपया 750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये शर्त जो है, इसके शर्त बहुत ही, यानी कि जो भी दिया है तर्क, ये बहुत आसान तर्क दिया है। इसे आप समझ सकते हैं, छोटे बच्चों के क्लास में प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा आप ध्यान लगाएंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो कह रहा है एक क्रिकेट टीम कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें, तो यानी कि बल्ले और गेंद, प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य निकालना है। तो हम प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद के मूल्य को क्या करेंगे, मान लेंगे। अधिकतर हम लोग यही करते हैं कि जो चीज़ें ज्ञात करनी होती है उसी को हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बल्ला और गेंद के मूल्य को मानने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया, ठीक है, और प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर रुपया y। हम मान चुके हैं कि प्रत्येक बल्ला जो है x रुपये का है और प्रत्येक गेंद कितने का, y रुपया का है। तो प्रथम शर्त यहाँ पे देखेंगे हम लोग, प्रथम शर्त लगाएंगे। प्रथम शर्त से तो पहला शर्त ये कह रहा है कि 7 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपया। तो उसमें 7 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7x। 7 यानी कि बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x। फिर जो है एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपया। तो 6 गेंद का मूल्य कितना होगा, तो 6y हो जाएगा। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो पूरी राशि यानी कि जो है 3800 रुपया उसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे, 7 बैट यानी कि 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य कितना है, 3800। तो हमने 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य निकाला और दोनों को जोड़ दिया तो कितना होगा, 3800। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसी तरह से हम लोग दूसरे शर्त में जो है, इसी प्रकार दूसरे शर्त से भी हम लोग समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा शर्त क्या कह रहा है, 3 बल्ले लिखा है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी थी। यानी कि कितने बल्ले हैं उसके पास, 3 बल्ले। तो 3x हो जाएगा, 3 बल्लों का मूल्य 3x धन 5 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 5y बराबर कितना हो जाएगा, 1750 रुपया हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से 2 समीकरण युग्म हम लोग प्राप्त कर चुके हैं और दोनों समीकरण युग्म से हम लोग प्रतिस्थापन विधि लगाकर x और y का मान प्राप्त कर लेंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से आप देखेंगे क्या करेंगे, 7x बराबर 3800 माइनस 6y। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। हमने 6y को इधर पक्षांतर कर दिया है तो 3800 माइनस 6y हो गया। तो x का मान निकालना है, x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y, पूरे का बटा नीचे कितना हो जाएगा, 7। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। तो इस तरह से समीकरण नंबर 3 हम लोग प्राप्त कर लिए हैं। और समीकरण नंबर 3 से हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो चलिए समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो समीकरण नंबर 2 कहाँ पर है, ये है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 के बाद x का मान क्या रखने वाले हैं, 3800 माइनस 6y पूरे का बटा कितना हो जाएगा, 7 और प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा, 1750। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग 7 से इसको कैसे, 7 है ना, इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। इसको हम लोग तोड़ेंगे, अलग करेंगे। तो तोड़ने में क्या होगा, 3 से इसमें गुणा कराएंगे। तो 3 से गुणा कराएंगे तो 2 जीरो पहले लग जाएगा। 3/24 के 4 हासिल 2, 3 3 के 9 2 11, 114 हो जाएगा। 114 बटे हो जाएगा 7। समझ पा रहे होंगे, 114 बटे कितना हो जाएगा, 7। और माइनस इस 3 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो 36 18y हो जाएगा। अब पूरे का बटा कितना हो जाएगा, 7। और धन यहाँ पर क्या है, 5y बराबर यहाँ पे 1750। इस संक्रिया को देखेंगे, यानी कि ये जो इसको हल करेंगे तो ये जो पद है इसको हम लोग इधर लेकर आते हैं पक्षांतर करके। ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7 बच जाएगा कितना, 4। नहीं कटेगा 7 से, कोई दिक्कत नहीं है। इनको हम लोग इधर लेकर आते हैं तो यहाँ पे बचेगा आपका इन दोनों में माइनस 18/7 और यहाँ पे y है धन 5y बराबर
1750 और ये आएगा तो हो जाएगा माइनस 11,400 पूरे का बटा नीचे कितना हो जाएगा 7। कैलकुलेशन काफ़ी बड़ा चला गया। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये अधिक कौन है, यानी कि 17 दूना यहाँ पे जो है 18 बटे, यहाँ पे दोनों लसा लगे जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लसा लेंगे तो 7 और इसके नीचे 1 छिपा है तो 7 और 1 का लसा कितना हो जाएगा 7। 7 से 7 को भाग देंगे तो हो जाएगा -18, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, इसके बाद में 7 बचे कितना हो जाएगा 35y और बराबर। यहाँ पे इन दोनों का लसा लेंगे तो इन दोनों का लसा भी 7 हो जाएगा और 7 से इसको गुणा कर लेंगे तो 7 सुनाए 0, 7 बचे 35 के 5 हासिल, 35 के 5 हो जाएगा हासिल हो जाएगा 3, 7 7 49, 3 52 के 2 हासिल 5, 7 एकम 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12,250 आता है और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 11,400। तो यहाँ पे देखेंगे 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। हाँ, ये समीकरण का ही नियम है, समीकरण में ही ऐसा काट सकते हैं, भिन्न के लिए नहीं काट सकते। अगर बीच में बराबर है तो हर से हर कटता है और अंश से अंश कटता है। तो यहाँ पे हम y छोड़ दिए हैं, देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे 18y होगा उसको हम छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे -18 और यहाँ पे धन 35, तो इसमें से क्या करेंगे घटा लेंगे तो 15 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 7 और 2 बचा 2 में से 1 जाएगा 1, 17 हो जाएगा। तो 17y यहाँ पर बचकर आता है बराबर, यहाँ पर देखेंगे इसको हम घटाएंगे तो 0 में से 0 जाएगा कितना हो जाएगा 0 और 5 में से 0 जाएगा कितना हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे 2 में से 4 नहीं जाएगा, यहाँ से लेकर 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 8, 1 है 1 में से जाएगा कुछ नहीं, तो यानी कितना होगा 850। तो y का मान हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, y बराबर हो जाएगा 800। तो यहाँ से जो है y बराबर हो जाएगा 17 का पक्षांतर हो जाएगा, तो यहाँ पे 850 बटे कितना हो जाएगा 17। तो y का मान जो है 17 कम 17, 17 पचे 85 0, तो यानी कि हो जाएगा 50। तो इस तरह से y का मान हम लोग 50 निकाल कर आते हैं। अब इस y के मान को हम लोग समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर y का मान, तो अब देखिए समीकरण नंबर 3 आप देख रहे हैं यहाँ पर है, तो y का मान रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका 3800 माइनस 6 और कोष्टक में y के जहाँ पे क्या रख लेंगे 50, पूरे का बटा नीचे कितना हो जाएगा 7। इसका हल करेंगे x बराबर तो 3800 माइनस गुणा करें 5 छके 30, यानी कितना हो जाएगा 300, 5 छके 30 और 1 0 बढ़ जाएगा और पूरे का बटा नीचे कितना है 7। तो x बराबर हो जाएगा 0 से, यानी कि 0 को सपरेट करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद से 0 और 5 3, तो 3500 बटे कितना हो जाएगा 7। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 7 से कट जाएगा एक बार में, 7 बचे 35 और 7 सुनाई 0, 7 सुनाई 0, तो कितना हो जाएगा 500। तो x हम किसे माने थे बल्ले के मूल्य को, तो यानी कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपया और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपया। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर कितना है 500 रुपया और प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर कितना है 50 रुपया। इस तरह से ये दो हमारा आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से आप वीडियो देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, सारे प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो जाएंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा जो है वो है नंबर 4 का। नंबर 4 का प्रॉब्लम्स देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बच्चों को परेशान करता है। इसे हम बहुत आसान से आपको एक स्टोरी के माध्यम से सुनाएंगे, आप उसे समझने का प्रयास करें। तो कहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा जो है आपका रुपया 105 है तथा 15 किमी के लिए भाड़ा जो है आपका क्या है रुपया 155 है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो ये जो है प्रॉब्लम्स है। इस प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या करेंगे, दो समीकरण बनाएंगे, दो समीकरण यानी कि दो चरों में दो रैखिक समीकरण बनाएंगे और उसके बाद से उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो है मान लीजिए एक ऑटो वाला है,
एक टेम्पू यानी कि ऑटो वाला जो है वो क्या कहता है, उसका यानी कि भाड़ा लेने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या करता है, भाड़ा भी लेता है और नियत भाड़ा भी लेता है। तो नियत भाड़े का तात्पर्य निश्चित भाड़ा, उसने फिक्स कर दिया है कि आपको कितना भी किलोमीटर जाना हो, बस आप आए हमारे टेम्पू में बैठ जाएं, यानी कि हमारे ऑटो में क्या हो जाए, बैठ जाइए, और बैठने के बाद आपको एक निश्चित भाड़ा तो देना ही देना पड़ेगा। उसके बाद अगर अतिरिक्त आप जितना किलोमीटर जाते हैं उस प्रत्येक किलोमीटर का जो है किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। तो जो फिक्स कर दिया है वो नियत भाड़ा लगा दिया, निश्चित भाड़ा लगा दिया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नियत भाड़ा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, टेम्पू चालक है, तो वो क्या कहता है कि आप हमारे टेम्पू में बैठते हैं तो 50 रुपया तो आपको बैठने का देना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद से 5 रुपया या 10 रुपया, मान लीजिए 10 रुपया जो है आपको प्रत्येक किलोमीटर का देना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप 2 किलोमीटर गए, तो जब 2 किलोमीटर की यात्रा अगर उस टेम्पू से आप करते हैं तो 50 रुपया तो वो नियत भाड़ा अपना ले लिया, फिर 1 किलोमीटर का 10 रुपया लेगा, दूसरे किलोमीटर का 10 रुपया लेगा, तो यानी कि 10 10 20, यानी कि 20 रुपये वो, और नियत भाड़ा 50 वो, तो यानी कि आपको 70 रुपया जो है उसको चुकता करना पड़ेगा। तो ये नियम जो है इस टैक्सी वाले ने जो है यही नियम का पालन जो है किया है। यहाँ पे वो बता रहा है कि एक यानी कि एक नगर में जो टैक्सी के भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। टैक्सी के भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो यहीं पे आपको बता दिया गया टैक्सी का भाड़ा है और उसके अतिरिक्त चली गई दूरी का पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा कितना है, रुपया 105 है, तथा 15 किमी के लिए भाड़ा कितना है, रुपया आपका 155 है। तो नियत भाड़ा यानी कि जो टैक्सी का भाड़ा है वो क्या हो जाएगा, नियत भाड़ा, और चली गई दूरी का जो भाड़ा है क्या, प्रति किमी भाड़ा। तो हम मान लेंगे नियत भाड़ा हमारा क्या है, इन्हीं दोनों को निकालना है। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिसको यानी कि हल करना होता है, जिसे ज्ञात करना होता है, उसी को मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप नियत भाड़ा को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और नियत भाड़ा को जब x मानेंगे तो प्रति किमी भाड़ा को क्या मानेंगे, y मानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं, इसको हल करेंगे, लिखेंगे माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा। तो नियत भाड़ा बराबर हो जाएगा आपका रुपया x, यानी कि वो जो टैक्सी वाला जो है नियत अपना भाड़ा जो है 100 रुपया फिक्स कर दिया कि आपको 100 रुपया देना ही देना है। आप जाएं या ना जाए, बस टेम्पू में आके बैठे, आप कितना भी किलोमीटर जाए ये तो आपको पैसा देना ही देना पड़ेगा। फिर उसके बाद से लिख लेंगे और प्रति किमी भाड़ा, और प्रति भाड़ा। तो प्रति किमी भाड़ा जो है इसका क्या है, रुपया y हो जाएगा, यानी कि प्रति किमी भाड़ा जो है y रुपया है, यानी कि 1 किलोमीटर का y रुपया लग रहा है। तो प्रथम शर्त से अब इसको समझ, ये जो है आप नियत भाड़ा और प्रति किमी भाड़ा को आप समझ जाते हैं तो सवाल पूरा कर चुके, यानी कि सारा प्रॉब्लम्स आपका सॉल्व हो चुका है। देखिए कैसे, तो यहाँ पे प्रथम शर्त से हम देखेंगे, प्रथम शर्त से। तो प्रथम शर्त से यानी कि कह रहा है कि 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा कितना दिया गया है, रुपया 105 रुपया जो है चुकता किया गया है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपना नियत भाड़ा 100 रुपया वो तो जोड़ लेगा, और कितना किलोमीटर चले हैं, 10 किलोमीटर दूरी तय किया गया। तो 1 किलोमीटर का कितना है, y रुपया, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा, 10y, तो यानी कि 10y लिख लेंगे यहाँ पे। अब ये पूरा का पूरा पैसा कितना बन जा रहा है, 105। चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, कितना आसान तरीके से यहाँ पे समीकरण बनाने को सिखाया जा रहा है, बिल्कुल एकदम सरल सहज तरीके से आपको समीकरण बनाने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है, कैसे समीकरण बनाया जाता है। और सारे बच्चों को इसी में दिक्कत होती है कि सर समीकरण बन जाए तो हम सॉल्व कर लें। समीकरण कैसे बने, तो समीकरण जो है जैसा इसमें शर्त दिया है, जैसा यानी कि इसमें यानी कि स्थिति जैसी बन रही है उसी स्थिति के अनुसार हमें भी सोचना है, हमें भी वही कार्य करना है। तो आप धीरे धीरे इसको देखेंगे, आदत बनाएंगे ना, तो आप भी जो है इस चीज़ को सीख जाएंगे। अन्य प्रश्नों के लिए भी आप समीकरण बनाना शुरू कर देंगे। फिर इसी प्रकार हम लोग दूसरे शर्त पे देखेंगे। दूसरा शर्त है दूसरे शर्त से, तो दूसरे शर्त में कह रहा है कि तथा 15 किमी के लिए भाड़ा कितना लगा है, 155 रुपया। तो 15 किमी के लिए तो अपना नियत भाड़ा तो टेम्पू वाला 100 रुपया ले लेगा, वो तो फिक्स है। फिर उसके बाद से 15 किमी का यानी कि 1 किमी का आपको पता है कि प्रति किमी भाड़ा कितना है, y रुपया, 1 किलोमीटर का y रुपया है, तो 15 किलोमीटर का कितना होगा, 15y हो जाएगा। अभी सभी भाड़ा को जोड़ लेंगे तो पूरा भाड़ा कितना आता है, 155 रुपया आता है। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, बिल्कुल आसानी से। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके जो क्या करेंगे, आप x और y का मान निकालेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, सभी को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से ही हल कर रहे हैं, तो इसे भी हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 से
x का मान निकालेंगे तो इसको हम पक्षांतर कर लेंगे, तो यानी कि x बराबर हो जाएगा आपका 105 माइनस 10y। बातें समझ पा रहे होंगे आप। हमने 10y को पक्षांतर कर दिया तो x का मान निकल कर आता है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 बन गया। अब इसी समीकरण नंबर 3 से जो है ना x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। 1 से तो हमने x का मान निकाला और समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ये बात हम आपको कई बार समझा चुके हैं कि जब किसी एक समीकरण से जब आप किसी एक चर का मान निकालिए ना, तो दूसरे अन्य समीकरण में उस मान को आप रखेंगे, नहीं तो आंसर आपका नहीं होगा, सवाल गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ होगी उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। यहाँ पे समय तो है नहीं, हमें तो सवाल को जो है सॉल्व करना है जल्दी। तो यहाँ पे तीसरा हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने, चलिए रखते हैं समीकरण नंबर 2 यहाँ पर है। तो x का मान क्या रखना है आपको, 105 माइनस 10y और धन 15y बराबर 155। बात समझ पा रहे होंगे। x का मान क्या रखे हैं, 105 माइनस 10y और पहले से यहाँ पे धन 15y है और बराबर 155। तो यहाँ पर ये दोनों, इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 10 और धन 15, तो 5y हो जाएगा बराबर 155। ये इधर आएगा तो घट के क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो y बराबर, इनको घटाते हैं तो 5 से 5 जाएगा क्या हो जाएगा 0, 5 से 0 हो जाएगा क्या हो जाएगा 5, 1 से क्या कुछ नहीं, तो यानी कि 50/5। तो y का मान आ जाता है आपका 10 रुपया। 5 से कट के कितना हो जाएगा 10। ये देखिए हम 10 माने थे, 10 आ भी गया। तो यहाँ पे y का मान क्या हो गया 10, यानी कि प्रति किमी जो भाड़ा है वो क्या है 10 रुपया, यानी कि 1 किलोमीटर का कितना है 10 रुपया। अब उसके बाद से आप क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो x का मान निकल कर आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो रखेंगे y का मान। तो समीकरण नंबर 3 आपका क्या है, x बराबर 105 माइनस 10 और y का मान क्या रखना है 10। तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10 में से क्या हो जाएगा, 10 में 10 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 100। तो 105 में से 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 रुपया। तो इस तरह से हम लोग को ये x का मान भी पता चल गया कि यानी कि x का मान क्या है 5 रुपया। तो नियत भाड़ा वो टैक्सी वाला कितना रख दिया 5 रुपया और प्रति किमी भाड़ा कितना रख दिया 10 रुपया। यानी कि उस टैक्सी में बैठेंगे ना तो 5 रुपया तो वो बैठने का ले लेगा। फिर उसके बाद से जितना किलोमीटर जाएंगे वो 10 रुपये का हिसाब से वो अपना जोड़ के आपसे पूरा भाड़ा ले लेगा। तो इसकी जो है हम लोग सत्यता की जाँच करते हैं कि क्या ये सत्य है, ऐसा कह रहा है तो सही है। तो जैसे कि मान लीजिए 105 रुपया दिया है, पहले वाले में 10 किलोमीटर की यात्रा किया तो 105 रुपया दिया। तो ये बताइए 1 किलोमीटर का दाम कितना, एक किलोमीटर का जो भाड़ा कितना है 10 रुपया है। तो 10 किलोमीटर का कितना होगा 100 रुपया हो जाएगा और 5 रुपया उसने क्या किया है नियत भाड़ा ले लिया है तो 105 लिया है। सही है। इस तरह से हमारा पहला शर्त भी कंप्लीट होता है। दूसरा शर्त ये कह रहा है कि यानी कि 155 रुपया दिया 15 किलोमीटर का। तो 15 किलोमीटर का यानी कि देखें 15 और y, तो y का मान आपको पता है कि प्रति किलोमीटर भाड़ा है। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, ये 10 रुपया है। तो 10 यहाँ पे रखेंगे तो 10 बचे, यानी कि 10 का गुणा 15 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 और 5 रुपया क्या है नियत भाड़ा है। तो 150 और 5 कितना हो जाएगा 155। तो इस तरह से हमारा दोनों समीकरण जो है सत्यता की जाँच भी हो जाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर हम लिख देंगे नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा बराबर हो जाएगा 5 रुपया और प्रति किमी भाड़ा प्रति बराबर हो जाएगा आपका 10 रुपया। ये हमारा क्या रहेगा। तो उम्मीद किया जा सकता है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे और 6 पे। 2 प्रॉब्लम्स और बचे हैं, इन 2 प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये प्रश्नावली जो है 3.2 प्रश्नावली को भी हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, नंबर 5 को। नंबर 5 का प्रॉब्लम्स क्या है, ये जो है आपका भिन्न वाला प्रश्न है। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न वाला प्रश्न बहुत ही आसान होता है। इसे जो है कैसे बनाते हैं आप यहाँ पे देखेंगे। तो लिखा जाएगा इसके लिए हल जो है, सबसे पहले भिन्न बनाना है। तो आपको पता है भिन्न जो बनता है तो भिन्न में 2 राशि होती है, एक अंश वाली और एक हर वाली। तो अंश और हर बनाइए। जब भी भिन्न का क्वेश्चन आए तो अधिकतर प्रश्नों में हम अंश और हर बनाते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना बराबर x का हर बराबर y, तब भिन्न बराबर कितना हो जाएगा x/y। तो भिन्न तो हम मान लिए x यानी कि अंश और हर जैसे ही मानेंगे वैसे भिन्न हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। भिन्न हमारा क्या हो जाएगा x/y। तो भिन्न बन चुका है
अब भिन्न बन चुका है तो प्रश्न में यानी कि जैसे कहे वैसे आप यानी कि करते चलिए। तो हम लोग आएंगे प्रथम शर्त से, देखेंगे प्रथम शर्त से। तो प्रथम शर्त से क्या कह रहा है? प्रथम शर्त से कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो यानी कोई भिन्न है तो भिन्न हमने मान लिया कि x बटे क्या है y, तो इसके अंश और हर दोनों में क्या कर रहा है? 2 जोड़ रहा है। तो ऐसा करने से क्या हो जाता है? ऐसा करने से जो है 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। वो भिन्न क्या हो जाती है? 9/11 हो जाती है। बस बन गया समीकरण हमारा। इनका तिर्यक गुणा कर लेंगे, समीकरण बनकर तैयार है। तिर्यक गुणा करेंगे तो 11 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11x धन 11 दूनी 22 बराबर 9y और 9 दूना 18। तिर्यक गुणा यहाँ पे हम लोग अक्षर को एक तरफ, अंक को एक तरफ कर देंगे तो 11x धन, सॉरी धन नहीं होगा, यहाँ पे 11x ये आएगा तो हो जाएगा -9y बराबर 18 है। तो यहाँ पे 18 और माइनस क्या हो जाएगा? 22। बातें समझ में आ रही होंगी आपको। मैंने 9y को इधर लाया, 22 को इधर किया, तो यहाँ पे 11x माइनस 9y बराबर ये -4 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 जो है प्रथम शर्त से हम समीकरण नंबर 1 बना चुके हैं। फिर यहाँ पे लिख देंगे दूसरे शर्त से, दूसरे प्रथम शर्त से तो हो गया, दूसरे शर्त से देखा जाए तो दूसरे शर्त से ये बताइए, कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो यानी कि भिन्न जो है x बटे क्या है? y, और दोनों में जो है अंश में भी 3 जोड़ो और हर में भी 3 जोड़ो। ऐसा जोड़ने से क्या होता है? वो भिन्न क्या हो जाती है? 5/6 हो जाती है। इनका भी तिर्यक गुणा कराएंगे तो 6 का गुणा ऊपर कराएंगे तो यानी कि 6x धन 36 18, 5y धन 5 यहाँ 15, अक्षर एक तरफ अंक एक तरफ, तो x और ये आएगा तो -5y बराबर 15 और -18, तो 6x माइनस 5y बराबर ये -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 जो है हम लोग समीकरण 1 और 2 प्राप्त कर लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे? इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 से लिख देंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से हम y को इधर लेकर आएंगे, तो y जब इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। तो यानी कि लिख सकते हैं इसको 11x, और ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 9y माइनस 4। बातें समझ में आ रही होंगी। 11 का भी पक्षांतर करना है क्योंकि हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 9y माइनस 4 बटे क्या हो जाएगा? 11। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब x का मान निकाल चुके हैं। अब इसी x का मान हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। समीकरण नंबर 2 आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 6 और कोष्टक में x का मान जो है हो जाएगा 9y माइनस 4 पूरे का बटा हो जाएगा 11, फिर उसके बाद -5y बराबर -3। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। जहाँ पे x था वहाँ पे हम समीकरण नंबर 3 से x का मान यहाँ पे रख दिए हैं। अब इसमें क्या करेंगे? 6 से गुणा कराएंगे, तो 6 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 9 54y और -6 चौके हो जाएगा 24, और ये जो 11 है ना इसका भी बटा है और -24 बटे 11 इनका भी बटा लगेगा। अब बात समझ पा रहे होंगे, जो 11 है ना ये हर दोनों पदों का हर है, और यहाँ पर हो जाएगा -5y बराबर हो जाएगा -3। इनको इधर ले जाकर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 54y बटे 11 और -5y बटे 1, एक तो इसके नीचे छिपा है, और बराबर यहाँ पे -3, और इनको इधर ले जाएंगे तो धन हो जाएगा आपका 24 बटे 11, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो अक्षर एक तरफ अंक वाला एक तरफ हो गया। यहाँ पे इनका लसा लिया जाएगा, लसा इनका हो जाएगा 11 से 11 को भाग देंगे क्या आएगा? 1 आएगा। 1 से ऊपर भाग देंगे तो हो जाएगा 54y माइनस 1 से भाग देंगे 11 को, 11 पचे क्या हो जाएगा? 55y बराबर इनका लसा लिया जाएगा तो लसा हो जाएगा 11। 1 से भाग देंगे 11 तो यहाँ 33, तो -33 हो जाएगा। धन 11 से 11 को भाग देंगे ऊपर गुणा कर देंगे 1 से तो 24 हो जाएगा। यहाँ से आपको पता है 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे -y आ गया, क्योंकि 55 में से 54 जाएगा, -1 बचेगा, तो यहाँ पे -y बराबर यहाँ पे जो है आपका अधिक का चिन्ह लगेगा, अधिक में से कम को क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो यहाँ पे अधिक कौन है? -33 में से 24 को घटाइए तो 13 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा? 9, 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान क्या आता है? 9। y का मान 9 निकल कर आता है। अब जब ये y का मान हम लोग 9 निकाल चुके हैं,
जब y का मान 9 निकल चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, इस मान को समीकरण नंबर 3 में रख देंगे ना y के मान को, तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, चलिए रखते हैं। तो समीकरण नंबर 3 कौन है, ये है ना, तो हो जाएगा आपका x बराबर 9, कोष्टक में y का मान क्या है 9 और माइनस 4, पूरे का बटा कितना है 11, तो x बराबर 9 9 81 माइनस 4, पूरे का बटा क्या है 11। तो आप जानते हैं यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 81 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 77, यानी कि 77/11। तो x का मान क्या आ जाएगा 11 का 11, 11 7 77, तो x का मान क्या आ जाएगा 7। तो इस तरह से x का मान 7 और y का मान क्या है 9। तो यहाँ पे भिन्न हमें प्राप्त होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः अभिष्ट भिन्न, अतः अभिष्ट बराबर अंश कितना है 7, 7 हो जाएगा 9। तो अभिष्ट भिन्न हमें जो है 7/9 प्राप्त हो गया है। सत्यता की जांच के लिए जो है हम लोग प्रयास कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। तो पहले शर्त में बोला है कि यदि भिन्न में हम क्या कर दें 2 जोड़ दें, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ते हैं 9/11 हो जाती है। तो देखते हैं, तो 7/9 है, ऊपर भी 2 जोड़ दिए और नीचे भी 2 जोड़ दिए, तो 7 दूना 9, 9 दूना यानी कि 9 और 2 11, तो सही बात है। प्रथम शर्त जो है फॉलो कर रहा है। दूसरा शर्त क्या कह रहा है, दूसरा शर्त ये कह रहा है, दूसरा शर्त ये बोला है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाती है 5/6। इसको भी चेक कर लेते हैं। 7 क्या है 9, तो अंश और हर दोनों में हम क्या कर जोड़ रहे हैं 3, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा 7 और 3 हो जाएगा 10 और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। तो इसको जो है 2 से कट जाएगा 5 बार में और 2 से कट जाएगा 6 बार में, तो 5/6, यानी कि दोनों शर्त को क्या कर रहा है पूरा कर रहा है। तो ये हमारी सत्यता की जांच भी यहाँ पे हो जाती है, यानी कि हमारा प्रश्न क्या है सत्य है, यह आंसर जो है करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब लास्ट प्रश्न हमारा इस प्रश्नावली का बचा है प्रश्न नंबर 6। एक ही प्रॉब्लम्स जो है प्रश्न नंबर 6 है, उसको भी हम लोग इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो जाती है। इन्हीं प्रश्नावली में से इबारती वाला प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, या इसी प्रकार से उदाहरण के सवाल भी परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। तो उदाहरण वाला सवाल जो है उसको भी आप जो है कंप्लीट कीजिएगा, उसको प्रयास करिएगा लगाने का। नहीं तो आपको ये जो है चैप्टर वाइज जो है हम लोग सॉल्व कराने के बाद, उसके बाद से जब हम लोग क्वेश्चन बैंक या अनसॉल्व को सॉल्व करेंगे या पेपर को जब सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो उसमें सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उदाहरण के क्वेश्चन, एग्जाम्पल के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी ये आपका सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद हम लोगों का यही टारगेट रहेगा कि आगे जो है हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग पेपर पिछले प्रीवियस ईयर का सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन बैंक, जितने मार्केट में क्वेश्चन बैंक आते हैं सभी क्वेश्चन बैंक को सॉल्व किया जाएगा। तो अगला प्रश्न जो है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। तो इसमें ऐसा कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद यानी कि जैकब कोई व्यक्ति है, उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से क्या है 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि 5 वर्ष बाद, यानी कि अब से जो है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि जैकब जो है अपने पुत्र के आयु का 3 गुना हो जाएगा। फिर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 वर्ष पूर्व यानी कि अब से 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या थी 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान आयु आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, और तुम जो पूछे उसी को मानिए। तो वर्तमान आयु पूछा तो यानी कि उनकी वर्तमान आयु जो है x और y मान लीजिए। जैकब की वर्तमान आयु x और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y मान लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे माना जैकब वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। हमने मान लिया जो जैकब है क्या है वो x वर्ष का है, और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा y वर्ष। प्रथम शर्त से आते हैं। तो प्रथम शर्त आप देखने का प्रयास करें। प्रथम शर्त फिर से एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से क्या हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रथम शर्त से यानी कि इस समय जो जैकब की उम्र है x है, 5 वर्ष बाद यानी कि लिखा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष यानी कि 5 वर्ष बढ़ जाएगा। जैसे इस समय हम कहेंगे कोई व्यक्ति जो 20 साल का है तो 5 वर्ष बाद कितने का होगा 25 साल। तो जितने वर्ष बाद कहे उतना समझ ले, उतना वर्ष क्या करना है बढ़ा देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
जैकब की जो आयु है 5 वर्ष बाद, इस समय जो है वर्तमान है उसकी यक्स है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, यक्स धन 5 हो जाएगी। तो उसका पुत्र भी तो यक्स धन यानी कि वाई धन 5 हो जाएगा। बातें आप समझें यहाँ पर। अब जो है यानी कि कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु ये हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जो है जैकब अपने पुत्र की आयु का क्या है, 3 गुना है। यानी कि जैकब ये जो है 5 वर्ष बाद उसका आयु ये है और उसके पुत्र का आयु ये है। तो जैकब जो है अपने पुत्र की आयु का क्या है, 3 गुना है। तो इसमें जब 3 से गुना कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स धन 5 बराबर 3 का गुणा करेंगे 3 वाई धन 3 पचे 15, यक्स और वाई को इधर लाएंगे तो 3 वाई बराबर 15 और -5, तो यक्स माइनस 3 वाई बराबर हो जाएगा 10। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। तो इस तरह से समीकरण नंबर 1 हम लोग बना चुके हैं। अब इसी तरह से दूसरे शर्त से हम लोग समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। तो दूसरे शर्त में ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। तो जब पूर्व का यानी कि क्या मतलब हुआ, पहले। तो इस समय मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है 20 साल का है, तो 5 वर्ष पूर्व कितने साल का, 5 वर्ष पहले कितने साल का होगा, 15 साल का। तो जितना वर्ष पूर्व कहेगा उतना क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जैकब इस समय जो है यक्स साल का है, तो 5 वर्ष पूर्व कितने साल का होगा, तो यक्स -5 कर देंगे। तो 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या हो गई, यक्स -5 हो गई। और उसका पुत्र भी जो हो जाएगा यक्स इस समय वाई का है, तो 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, वाई -5 हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व जो है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या है, 7 गुनी थी। यानी कि जो जैकब है ना अपने पुत्र की आयु की क्या थी, 7 गुनी थी। तो 7 गुना है तो इसमें 7 से गुना कर देंगे तो बराबर दोनों पक्ष हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स -5 बराबर 7 से गुणा करेंगे 7 वाई -7 पचे 35, पक्षांतर कर लेंगे यक्स -7 वाई बराबर -35, इसको इधर लाएंगे तो धन 5 हो जाएगा। तो x -7 वाई बराबर हो जाएगा -30। इस प्रकार हमारा समीकरण नंबर 2 निकल कर आता है। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों शर्तों से हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त कर चुके हैं। अब जब रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त कर लिए हैं तो आपको आगे की कहानी पता है। प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हुए जो है हम लोग x और y का मान निकालेंगे, वही जैकब और उसके पुत्र की आयु हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग किससे आते हैं, समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 से किसी एक चर का मान निकालेंगे। तो हम y को इधर पक्षांतर कर दें तो हो जाएगा आपका x बराबर 3y, यहाँ पे आएगा तो धन हो जाएगा ना, 3y धन 10। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ये जो है समीकरण नंबर 1 से जो है हम समीकरण नंबर 3 बनाए हैं। समीकरण नंबर 1 से हमने इसको पक्षांतर करके x का मान निकाल लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। सारी कहानी आप समझ पा रहे होंगे। तो समीकरण नंबर 2 आपका ये है। तो x का मान क्या रखना है, 3y धन 10, फिर उसके बाद से क्या है -7y बराबर -30। तो अक्षर एक तरफ अंग एक तरफ। तो 3y और -7y को जब जोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा -4y बराबर -30 है। ये इधर आएगा तो -10 हो जाएगा। तो -4y बराबर हो जाएगा -40। तो y बराबर हो जाएगा -40, पूरे का बटा हो जाएगा -4। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और y का मान 4 से कट जाएगा। एक बार में 4 सुनाई सुन, तो y का मान निकल कर आता है 10। तो y का मान 10 निकाल चुके हैं, तो यानी कि उसके पुत्र का आयु क्या है, 10 वर्ष है। तो y का मान 10 निकल गया है, तो x का मान भी निकाल लेते हैं। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, चलिए रखते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखते हैं। तो समीकरण नंबर 3 आप देख रहे हैं यहाँ पर है। तो x बराबर हो जाएगा 3 और y का मान कितना है 10, धन हो जाएगा 10। तो x बराबर हो जाएगा 3 दहा में 30 धन 10, तो x बराबर हो जाएगा 40। यानी कि x और y का दोनों का मान निकल कर आता है। तो उसका पिता यानी कि जो जैकब है उसका आयु जो है 40 वर्ष है वर्तमान आयु, और उसके पुत्र का वर्तमान आयु कितना है 10 वर्ष। अभी हम लोग सत्यता की जांच भी कर लेंगे, पहले इसका आंसर लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष। अभी x का मान कितना है 40 वर्ष। फिर उसके बाद हो जाएगा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। ये निष्कर्ष हम लोग निकाल चुके हैं।
अब इसकी सत्यता की जांच थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे सत्यता की जांच करने का प्रयास करेंगे, वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो पहले ये कहा था कि 5 वर्ष बाद, तो ये बताइए 5 वर्ष बाद जैकब कितने का हो जाएगा? 45 का। इस समय 40 है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 45। और उसका पुत्र जो है इस समय कितने का है? 10 वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 15 वर्ष का हो जाएगा। तो ये बताइए जैकब जो है अपने पुत्र से 3 गुना है कि नहीं है? 15 का 3 गुना 45 है, तो यानी कि पहला शर्त हमारा सही है। दूसरे शर्त पे आते हैं। दूसरा शर्त ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब जो है अपने पुत्र का क्या था? 7 गुना था। तो 5 वर्ष पूर्व इस समय जैकब का आयु कितना है? कितना है? 40 वर्ष है। तो 5 वर्ष पूर्व कितने का होगा? 35 वर्ष का होगा। और उसके बाद से उसका पुत्र भी तो क्या होगा? 5 वर्ष पहले, यानी कि इस समय 10 है तो 5 वर्ष पूर्व कितने का होगा? 5 वर्ष का होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 35 जो है 5 से क्या है? 7 गुना है। तो यानी कि इसका पुत्र का उम्र 5 और पिता का उम्र कितना है? 35। तो 7 गुना है कि नहीं? जैकब 7 गुना है। तो इस तरह से सत्यता की जांच भी यहाँ पर हो जाती है। हम लोग यहाँ पे अपने आंसर का जांच भी कर सकते हैं कि जो हम उत्तर लाए हैं सही है कि गलत है। तो इस तरह से हम लोग ये प्रश्नावली जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ये देखने में लगता है काफ़ी बड़ी प्रश्नावली, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इसको जो है और छोटा कर दिया। इससे बड़े बड़े प्रश्न जो हैं आपके पिछले, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, पिछले सिलेबस में जो था, इससे बड़े बड़े प्रश्न समीकरण को हल करने के लिए प्रतिस्थापन यानी कि समानित करके उसको हल करने की विधि थी। एक और विधि थी वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि भी थोड़ा सा डिफिकल्ट मानी जाती थी। तो ऐसे करके बहुत बड़ा था, इसको आधे से अधिक, मैं पहले ही बताया था ना कि इस चैप्टर में क्या किया, आपको आधे से अधिक जो है क्वेश्चन को निकाल दिया है, प्रश्नावली को निकाल दिया है, बहुत आसान बना दिया है। तो ये सारे प्रश्न आसान हैं आपके लिए। तो आप जो है इससे समझ पाए होंगे, नहीं समझे होंगे तो फिर से प्रयास कीजिए, और नहीं प्रयास करेंगे तो उसका खामियाजा आप खुद भुगतेंगे, क्योंकि ये जो है आपको हर हालत में पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो अब जो है हम लोग का ये प्रश्नावली कंप्लीट होता है, और इस भाग को हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो इस तरह से अगला जो है हम लोग का वीडियो जो है प्रश्नावली 3.3 के लिए आएगा। वह भी लगता है मुझे 2 भाग में हो जाएगा, क्योंकि उसको भी लॉन्ग वीडियो में नहीं बनाऊंगा। 1 घंटे का वीडियो भी, 1 घंटे से कम ही वीडियो रखेंगे। तो वो जो है हम लोग का वीडियो रहेगा 3.3, उसको भी हम लोग 2 भाग में पढ़ेंगे। उसको हम लोग टोटली जो है विलोपन विधि से करेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं विलोपन विधि 1-2 प्रश्न में लगा दिया था, ताकि उससे आप परिचित हो जाए। यहाँ पे पूरा प्रतिस्थापन विधि ही लगाए हैं। बाकी के जो प्रश्नावली है, अगला जो प्रश्नावली है आने वाली, उसमें हम लोग विलोपन विधि पढ़ेंगे। तो विलोपन विधि पढ़ लेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।